दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास केमिस्ट्री का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों यह आप लोग का ही डिमांड था कि जिस तरह से आप फिजिक्स के लाए सर उसी तरह से मेरा केमिस्ट्री के भी आप प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज यह केमिस्ट्री का है, जिसमें कि आज के इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों 2 वीडियो और इसका आएगा जिसमें कि 35 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। तो यह मेरा पहला वीडियो है, आप दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जल्द ही वह भी आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सभी प्रश्न को जो है अच्छी तरह से बताया गया, अच्छी तरह से समझाया गया, ताकि आप अच्छी तरह से समझ करके आप एग्ज़ाम में सही आंसर कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत लगा है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, ताकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आ सके। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा है, उन्हें पास भी पहुँचा दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं यानी आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वरनाशी है। पहला ऑप्शन है डिटॉल, दूसरा मतलब नियोप्रिन, तीसरा मतलब पेनिसिलिन, चौथा मतलब पैरासीटामोल। ज्वरनाशी यानी बुखार को कम करने वाला कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासीटामोल जो हो गया यह एक ज्वरनाशी है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, पैरासीटामोल यानी ज्वरनाशी यानी बुखार को कम करने वाला रसायन को जो होता है ज्वरनाशी कहा जाता है। तो यह एक पैरासीटामोल है, इसे इंग्लिश में एंटीपायरेटिक कहा जाता है, ठीक है, एंटीपायरेटिक। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिटॉल दिया हुआ है। डिटॉल जो होता है यह एक एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है। और नियोप्रिन जो है यह एक संश्लेषित रबर है, ठीक है। और पेनिसिलिन जो है यह एक एंटीबायोटिक है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे ज्वरनाशी पूछा जा रहा था तो पैरासीटामोल, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि संपर्क विधि में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम है, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट को यूज किया जाता है वह कौन है। तो पहला ऑप्शन है जिंक चूर्ण, दूसरा नंबर प्लेटिनम, तीसरा नंबर नाइट्रिक अम्ल और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लेटिनम। संपर्क विधि में जो प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वह प्लेटिनम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में करा कि आइडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। आइडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो आइडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है CHI3 हो जाता है, CHI3 हो जाता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CHI3। यही अगर आपसे क्लोरोफॉर्म का पूछा जाता तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का अगर पूछा जाता तो CHCl3 हो जाता है क्लोरोफॉर्म का, लेकिन यहाँ पे आइडोफॉर्म का पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, यानी पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रति अम्ल, दूसरा है पीड़ाहारी, तीसरा है ज्वरनाशी और चौथा है प्रतिजैविक। तो दोस्तों पेट में अगर अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है तो उसे एंटासिड से रोका जाता है, एंटासिड यानी प्रति अम्ल से रोका जाता है, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पेट में अम्लीकरण को रोकने के लिए जो होता है प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो हो गया एंटासिड हो गया, यानी प्रति अम्ल। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करता है उसे जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, दूसरा में है डाइसेक्राइड, तीसरा में ओलिगोसेक्राइड और चौथा में है पॉलीसेक्राइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करता है उसे जो है ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे जाकर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा टॉप
फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए दोस्तों। उसमें आपको फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही गेस क्वेश्चन है दोस्तों। आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जल्द से आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि जो है आपका एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर पे। छठा नंबर में कह रहा है कि आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, यानी आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त में, ठीक है। तो आवर्त मेरा कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आवर्त होता है। तो यहाँ पे पूछा जाए तृतीय यानी तीसरा में पूछा जा रहा है, ठीक है, तीसरा में। तो देखिए पहला आवर्त में जो होता है 2 तत्वों की संख्या होता है, दूसरा में कितना होता है 8 होता है, और तीसरा में भी 8 होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और चौथा में जो होता है कितना होता है, तो चौथा में जो होता है 18 होता है, फिर 18 होता है, फिर 32 होता है, 32 होता है, फिर 32 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। जिस भी आपका आवर्त में पीरियड में पूछ दे तो आप उसे आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला आवर्त में कितना हो गया 2, दूसरा आवर्त में कितना 8 है, तीसरा आवर्त में 8 है। तो यहाँ पे मेरा तीसरा में पूछा जा रहा है तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चौथा और पाँचवा आवर्त में 18 होता है, और छठा सातवां जो होता है 32 होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा अच्छी तरह से। इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार जरूर पूछा जाता है, ठीक है, आप इसे अच्छा से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। जो आप सीखे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि परीक्षा तक है जल्द से जल्द देख के वो भी अच्छा मार्क्स उठा सके। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा में SO3, और तीसरा में H2S, और चौथा में SO4। तो यहाँ पे ओलियम लिखा हो तो ओलियम का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, H2O7 होता है, ठीक है, H2O7 होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव है। तो यहाँ पे देख रहे हैं H2 मैंने और H2O7 O7 होता है इसका। तो यहाँ पे अगर इसमें H2SO4 में अगर इसमें अगर SO3 को ऐड कर दिया जाए तो यह मेरा जो है ओलियम प्राप्त हो जाता है। तो इसे से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे SO3 इसके साथ अवयव रहता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। SO3 जो होता है H2SO4 के साथ है SO3 रहता है। तो मेरा जो हो गया बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि बुना एन तथा बुना एस है, बुना एन तथा बुना एस है। पहला ऑप्शन दे रहा है प्राकृतिक रबर, दूसरा में दे रहा है संश्लेषित रबर, तीसरा में दे रहा है लेटेक्स, और चौथा में दे रहा है पॉलीथीन। तो यहाँ पे बुना एन और बुना एस जो होता है दोस्तों यह एक सिंथेटिक रबर होता है यानी संश्लेषित रबर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, संश्लेषित रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि बुना एस में एस बनाता है, यानी बुना एस में जो एस जो होता है दोस्तों यह क्या होता है, यह स्टीरीन होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, स्टीरीन। यहाँ पे सल्फर नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, और सिलिसेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीरीन हो जाएगा। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। यस जो होता है दोस्तों स्टीरीन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में करें कि निम्न में से कौन सी NaCl क्रिस्टल की संरचना है, यानी NaCl की आपको क्रिस्टल की संरचना बताना है कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है अंतः केंद्रित घनीय यानी BCC, और सरल घनीय, और तीसरा में फलक केंद्रित घनीय, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो NaCl का जो क्रिस्टल का संरचना होता है वह FCC होता है यानी फलक केंद्रित घनीय होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, FCC, ठीक है। आपको याद रखना है NaCl क्रिस्टल का संरचना कैसा होता है, तो FCC होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में करें कि निम्न में कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का अयस्क कौन है जो नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कार्नेलाइट, दूसरा में मैग्नेसाइट, तीसरा में डोलोमाइट, और चौथा में जिप्सम। तो यहाँ पे जिप्सम जो हो गया दोस्तों, जिप्सम हो गया, यह जो है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे जिप्सम बिल्कुल करेक्ट हो गया। जिप्सम जो होता है कैल्शियम का अयस्क होता है, ठीक है। आपको याद रखना है जिप्सम जो होता है कैल्शियम का अयस्क होता है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, बाकी ये तीनों जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क है, लेकिन यहाँ पे जिप्सम जो हो जाता है कैल्शियम का अयस्क हो जाता है, इसलिए मेरा यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है
कि संक्रमण धातुओं का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद करिएगा क्योंकि यह एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि आपसे ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, n-1 और d के पावर 1 से लेकर 10 तक और s के पावर 2। यानी आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आता है, तो यह मेरा जो होता है इसका जनरल इसी का फार्मूला होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, आपको इसको याद करके रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोल रहे हैं, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। n-1 इंटू डी के पावर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होगा 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन में कुछ भी रह सकता है। ठीक है, और n s के पावर 2 होता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में करा है कि निम्न में कौन संक्रमण धातु आयन रंगहीन है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संक्रमण धातु जो है आयन जो है रंगहीन है। ठीक है, तो रंगहीन यानी कलरलेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कलरहीन यानी कि आपको पता करना होगा कि कौन सा जो संक्रमण एलिमेंट जो है आयन जो है उसमें जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वह जो हो जाता है कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे देखिए पेयर्ड हो जाता है और एक अनपेयर्ड होता है। ठीक है, अनपेयर्ड होता है, तो यहाँ से अगर अनपेयर्ड रहता है तो वह पारामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पारामैग्नेटिक होता है, और अगर पेयर्ड रहता है तो यह डाई मैग्नेटिक होता है। ठीक है, डाई मैग्नेटिक होता है। तो यहाँ से जो पेयर्ड होगा वही जो होगा कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस आपको याद रखना है, कलरलेस जो होगा, कलरलेस जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, और जो कलर होगा वह जो हो जाएगा पारा यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वह कलर हो जाएगा। ठीक है, कलर आपको याद रखना है इस चीज़ को, इसी से आपका एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर रहता है। यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया डाई मैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा तब हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और कलरलेस अगर पहचाना है तब हमें ये भी निकालना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, इसी से हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह कलर रहेगा। ठीक है, कलरलेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप अगर अब यहाँ पे आप निकालते हैं इसका, अगर मेरा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जा रहा है यह Zn हो जा रहा है। ठीक है, Zn+2 आयन। तो यहाँ से अगर आप Zn+2 आयन का अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो यह मेरा Zn का जो एटॉमिक नंबर हो जाए तो कितना 30 में से +2 का कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो बच गया कितना 28। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आर्गन हो गया, और इसका जो हो गया 3D 10 हो जाता है। ठीक है, तो 3D 10 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ 3D 10। तो यहाँ पे मेरा जो हो गया कहने का मतलब अगर आप इसको लगाइएगा पेयर्ड में तो यह जो आ जाएगा यह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, पेयर्ड में पेयर्ड आ गया, पेयर्ड आ गया, यानी कि मेरा जो है यह जो पेयर्ड हो गया, यानी यह मेरा जो हो गया पेयर्ड, बताएं कि पेयर्ड जो होगा वह कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस, तो यही जो हो जाएगा मेरा Zn+2 आयन जो है यह एक कलरलेस है। अब जब पेयर्ड हो गया तो यह क्या हो जाएगा, यह डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पेयर्ड हो गया वह डाई मैग्नेटिक और कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन रंगहीन है, तो रंगहीन जो हो जाएगा यह सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। Zn+2 आयन जो हो गया यह रंगहीन है। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वह एक मैंने कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में करें कि क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है ऑक्सीजन से क्लोरोफॉर्म जो होता है ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, पहला ऑप्शन दे रहा है फॉस्फिन, दूसरा दे रहा है फॉस्जिन, और तीसरा दे रहा है मीथेन, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो फॉस्जिन देता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, फॉस्जिन। इसका जो सूत्र होता है फॉस्जिन का वो क्या होता है, COCl2 होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, यह फॉस्जिन का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है, बी ऑप्शन, यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर फॉस्जिन देता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि H2O या बर्फ में किस प्रकार का बॉन्ड पाए जाते हैं। H2O में जो होता है किस प्रकार का बर्फ पाया जाता है, पहला ऑप्शन में दे रहा है आयनिक बॉन्ड, दूसरा में दे रहा है मेटालिक बॉन्ड, तीसरा में दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा में इनमें से सभी। तो यह H2O में जो हो जाएगा यह हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि जिंक है एक
जिंक जो है यह क्या है? तो पहला ऑप्शन है उपधातु, दूसरा में लैंथेनाइट, तीसरा में संक्रमण तत्व और चौथा में धातु। तो जिंक जो है यह एक संक्रमण तत्व है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है जिंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिंक जो है संक्रमण तत्व है। यहाँ पे उपधातु का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप याद रखिएगा। बोरॉन हो जाता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है। ये सभी आपका जो है उपधातु मेटलोइड्स है, इसे याद रखिएगा एग्जाम्पल में, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जिंक जो है यह एक संक्रमण तत्व है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि डायमंड क्रिस्टल है। पहला ऑप्शन था आणविक, दूसरा में सहसंयोजक, तीसरा में धात्विक और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो डायमंड क्रिस्टल जो होता है यह एक सहसंयोजक होता है। ठीक है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, सहसंयोजक यानी कोवेलेंट। डायमंड होता है, डायमंड क्रिस्टल जो होता है कोवेलेंट होता है। और इसका एक और एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्रिस्टल भी जो होता है यह एक सहसंयोजक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में करें कि निम्न में से सिल्वर का अयस्क कौन है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर का अयस्क कौन है। पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा में बॉक्साइट, तीसरा में अर्जेंटाइट और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो अर्जेंटाइट जो है यह एक सिल्वर का अयस्क है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अर्जेंटाइट है। और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो यह एक आयरन का अयस्क है। और बॉक्साइट जो दिया हुआ यह अल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे अर्जेंटाइन जो हो गया सिल्वर का अयस्क हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि लैंथेनाइट्स को कहा जाता है, लैंथेनाइट्स को कहा जाता है संक्रमण तत्व, उपधातु, अंतः संक्रमण तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो लैंथेनाइट्स को जो कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है लैंथेनाइट्स को। और संक्रमण तत्व किससे कहा जाता है? तो डी ब्लॉक को एलिमेंट को कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। यहाँ पे लैंथेनाइट्स कहा जाता है तो अंतः संक्रमण तत्व को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में करा है कि सिंपल क्यूबिक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। सिंपल क्यूबिक सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होता है? तो यह जो होता है 1 होता है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। सिंपल क्यूबिक इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर आपसे बीसीसी में पूछा जाता तो यहाँ पे कितना हो जाता? 2 हो जाता। और एफसीसी में पूछा जाता तो कितना हो जाता? 4 हो जाता। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर बीसीसी में पूछा जाता तो 2 और एफसीसी में पूछा जाता तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां में कह रहा है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। गुणधर्म का जो उदाहरण है वो कौन है? पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा में घनत्व और तीसरा में क्वथनांक उन्नयन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसका जो है उस पर किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो हो गया सी ऑप्शन यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि मेरा जो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, जो हो गया अनुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया और मेरा जो हो गया डिपर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये सभी जो है आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, और ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया और डिपर्सन इन वेपर प्रेशर हो गया, ये सभी जो आता है अनुसंख्य गुणधर्म में आता है। ठीक है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वथनांक उन्नयन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कौन बनाएगा? तो पहला ऑप्शन था HCl, दूसरा में HF और तीसरा में HBr और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहने का मतलब जिसमें FON रहता है, FON रहेगा यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उपस्थित रहेगा, उसी वही जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए HF जो है बी में ऑप्शन में मिल रहा है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी ये सभी ऑप्शन जो है नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें ये नहीं, इस यह एलिमेंट उपस्थित नहीं है, तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। जिसमें FON यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उपस्थित रहेगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो मेरा जो हो गया बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कौन सा, मैंने आप किस तरह मैंने किसका उपयोग करके आप जो है मैंने डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है और कीटोन है। तो पहला ऑप्शन है कास्टिक सोडा, दूसरा में फेलिंग सॉल्यूशन और तीसरा में ए और बी दोनों
और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को विभेद यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है फेलिंग विलियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है तो यहाँ पे इसका प्रयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है और लेकिन कीटोन के साथ नहीं कर पाता। इसी कारण जो होता है यह दोनों अलग हो जाता है। ठीक है, यानी विभेद कर सकते हैं इसके फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि एल्डिहाइड को किससे व्यक्त किया जा सकता है। एल्डिहाइड को किससे व्यक्त किया जा सकता है, तो एल्डिहाइड का मेरा जो होता है फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, CHO इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, तो मेरा देखिए RCHO किस में है, तो मेरा डी ऑप्शन में दे रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड को व्यक्त किया जाता है RCHO से। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जो है कीटोन को इससे व्यक्त किया जा सकता है RCOR से, और RCOORA से ईस्टर को किया जाता है, और RCOOS से जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आपको याद हो गया, यह कीटोन का हो गया, यह हो गया ईस्टर का हो गया, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, और यह एल्डिहाइड का हो गया। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या पृष्ठीय घटना या अवकरण। यानी अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन जो क्रिया जो है दोस्तों, यह क्या है, तो यह जो होता है पृष्ठीय घटना है, यानी सरफेस फिनोमेना है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय घटना है, अधिशोषण प्रक्रिया है, जो अधिशोषण जो प्रक्रिया है या पृष्ठीय घटना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अम्लीय है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय है, तो पहला ऑप्शन है ZnO, दूसरा में MgO, और तीसरा में Na2O, और चौथा में SO2। तो यहाँ पे ZnO दिया हो पहला, तो यह जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है, आपको याद रखना यह क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और MgO है तो यह जो होगा बेसिक हो जाता है। ठीक है, यह भी बेसिक हो जाएगा, Na2O भी, और SO2 जो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, SO2 एसिडिक हो, तो यही हमसे पूछा जा रहा है एक कौन अम्लीय है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ZnO जो होता है न्यूट्रल नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो हो जाता है दोनों गुणधर्म रखता है। ठीक है, इन दोनों गुणधर्म होता है। ठीक है, और यह जो होता है यहाँ पे बेसिक हो जाता है MgO, और Na2 हो जाता है, ये भी बेसिक होता है, और ये एसिडिक हो जाता है। ठीक है, ZnO जो होता है दोनों गुण रखता है, यानी कि धातु का भी, और अम्लीय भी रखता है और क्षारीय भी रखता है। ठीक है, इसलिए मेरा जो हो जाता है ये ZnO दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ZnO जो है उधर्मी ऑक्साइड होता है, लेकिन यह जो हो गया बेसिक हो गया और यह एसिडिक हो गया, तो एसिडिक तो ही हमसे पूछा जा रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां में कह रहा है कि यह जो दिया हुआ इसमें पीडी का ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी आपको पीडी का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कुछ नहीं, आपको जो दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। यहाँ पे के दिया हुआ, ठीक है, तो के का कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × +1। ठीक है, +1 यहाँ पे निकालना किसका है, पीडी का, तो x मान लेंगे, और प्लस क्लोरीन का कितना होता है, -1 हो जाता है। तो -1 कितने बार है, 4 बार, 4 से गुना बराबर कि 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस x और -4 = 0, तो x बराबर कितना आ जा रहा है, +2 आ जा रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन आपसे ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए जरूर पूछा जाएगा, तो आपका जो है इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे के दिया हुआ था तो इसका 1 हो जाता है, तो दो है तो 2 से गुना, x जिसे निकालना है उसे x मान लेना है, और क्लोरीन का -1 होता है तो 4 से गुना हो गया, क्योंकि 4 है, बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो हो गया, अगर यहाँ पे कोई चार्ज दिया हो रहता है, 1 दिया रहता है, -1 रहता है या +1 रहता है, तो यहाँ पे जो है बराबर में 0 की जगह पे वही चार्ज को लिखा जाता है। ठीक है, आपको बता देना, इस तरह से अगर पूछे तो वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही आपको करना है। अगर आपका चार्ज में अगर प्लस मैंने 2+ आयन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा +2 आयन हो जाएगा। ठीक है, +2 इस तरह से बनाया जाता है, अगर आपका आयन भी इसमें ऐड किया हुआ रहे तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, निकाल कर आया तो +2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28वां नंबर कि तनु HCl को विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 से
अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनता है। यानी तनु HCl को अगर आप विरंजन चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा आंसर है ऑक्सीजन, तीसरा आंसर है क्लोरीन और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जो गैस बनता है वो क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तनु HCl को विरंजक चूर्ण CaOHCl के साथ अभिक्रिया कराने पर जो गैस बनता है वो कौन गैस बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में करा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से एनोड पर मुक्त होता है। यानी आप द्रवित NaCl को वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर जो होता है कौन सा एलिमेंट मैंने प्राप्त होगा। ठीक है, तो एनोड हो गया, एनोड होता है एक एनोड और दूसरा होता है कैथोड। कैथोड तो एनोड जो होता है यह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की ओर जो होगा नेगेटिव वाला जो होगा एलिमेंट अट्रैक्ट होगा और कैथोड पर जो होगा पॉजिटिव वाला होगा। तो यहाँ पे NaCl है, तो NaCl जो हो गया Na हो गया वह पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिव के पास और मेरा नेगेटिव जो है वह पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एनोड पे पूछा जा रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यह अपोजिट की ओर अट्रैक्ट होता है तो इसीलिए मेरा इस तरह से आप याद रखें एनोड पर हो जाएगा क्लोरीन और सोडियम जो हो जाएगा कैथोड पर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्त यह केमिस्ट्री टॉप 100 का पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो भी जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले और जल्दी से देखिए ताकि आपका एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। तो दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो भी जरूर देखिएगा, यह पहला वीडियो है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में फैला दीजिए ताकि उन्हें भी मदद हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर में कहा है कि आयरन का अयस्क है। पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है बॉक्साइट और चौथा में A और B दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अब आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप अपना टाइम को सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।